गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, आज से हमें शुरू करना है एक नई यूनिट और उस यूनिट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमैन। जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सी इंटरमीडिएट में 5 यूनिट हैं, जिसमें से 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से कंप्लीट कर चुके हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो आज से एक नई यूनिट है और उस यूनिट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमैन। स्टार्ट करने से पहले, बहुत सिंपल से यूनिट है, बहुत इजी है। स्टार्ट करने से पहले हम एक साधारण शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं कि बेलमेंट है क्या। उसके बाद डेफिनेशन को देखेंगे। सेक्शन 148 से लेकर 168 टोटल कवरेज है इस पूरे चैप्टर की, इस पूरी यूनिट की। सेक्शन 148 में मीनिंग को क्लियर किया गया है। कोई भी यूनिट होती है तो उसका जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो उसके मीनिंग को बताता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में देखें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 एंड 125 है। तो 124 इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को देखें तो वो सेक्शन 126 से 147 तक है। तो 126 इज द मीनिंग ऑफ गारंटी। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमैन को हम पाते हैं 148 टू सेक्शन 168। तो इसमें सेक्शन 148 इज द मीनिंग ऑफ बेलमैन। अब बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा मतलब है। और पहले हम बिना डेफिनेशन के समझते हैं कि बेलमेंट है क्या। और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ये बेलमेंट पाया जाता है और हमें ये मालूम भी नहीं चलता कि हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट है बेलमेंट का। सपोज कीजिए मुझे अपने किसी रिलेटिव को, किसी परिचित को फ़ोन लगाना है और मेरे पास या तो फ़ोन नहीं है या किसी वजह से उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, और मैं आपसे कहता हूं कि यार प्लीज़ मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए, मुझे अपने परिचित को फ़ोन लगाना है और मैं लौटा दूंगा। तो कितनी साधारण सी बात है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग ऐसा काम करते ही हैं, सभी के साथ होता है। और इसी चीज़ का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमैन। जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना गुड्स डिलीवर करता है इस उद्देश्य के साथ कि जब दूसरे पर्सन का वर्क खत्म हो जाएगा तो आपको लौटा दिया जाएगा या ओनर की इच्छा के अनुसार अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, तो इस तरह की सिचुएशन को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमैन। जो ओनर होता है गुड्स का उसे कहा जाता है बेलर। जिसे गुड्स की डिलीवरी दी जाती है उसे कहा जाता है बेली। इट क्लियर? अभी आप सीए फाउंडेशन में सभी बच्चे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी पढ़ के आए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स ही तो डिलीवर करता है, लेकिन वहां पर लौटाना नहीं होता। यानी कि आप ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं, ना केवल पोजेशन ट्रांसफर करते हैं। आप क्या कर देते हैं? ओनरशिप को ही ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता बल्कि क्या करता है? पोजेशन ट्रांसफर करता है। और पोजेशन भी इस शर्त के अनुसार ट्रांसफर करता है कि जब दूसरे व्यक्ति का पर्पज अकम्प्लिश हो जाएगा तो जो ओनर ऑफ द गुड्स है उसे गुड्स को लौटा दिया जाएगा। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कितनी पार्टियां होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में पार्टियां होंगी 2। जो ओनर ऑफ द गुड्स है उसे कहा जाएगा बेलर, और जो जिसे डिलीवरी दी जाती है उसे कहा जाएगा बेली। इट क्लियर? तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 148 क्या कहता है, और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट सर? तो माय आंसर इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ए बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ध्यान दीजिएगा, बेलमेंट क्या है? डिलीवरी है। किसकी डिलीवरी है? गुड्स की। अब आप पूछेंगे सर गुड्स क्या है? गुड्स इज नॉट डिफाइंड अंडर द बेलमेंट चैप्टर। तो गुड्स वही है जो एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। यानी कि बेलमेंट है किस चीज की? डिलीवरी गुड्स की। इट क्लियर? अगर मैंने, आप खुद बताइएगा, सृष्टि नाम है ना आपका? मान्या नाम है। तो मान्या जी आप बताइए कि अगर मैंने किसी को रहने के लिए अपना घर दिया, ठीक है ना, मैंने कहा कि 2 दिन आप रहिए, रेस्ट कीजिए और 2 दिन बाद आप मेरा घर मुझे वापस दे दीजिएगा, तो क्या ये बेलमेंट है मान्या? यस सर। हर्ष बेटा
क्या ये बेलमेंट है? यस सर। बेटा लाइव क्लासेस में जो बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताइए अपना आंसर। इज दिस ए बेलमेंट? मैंने अपना घर किसी को 2 दिन के लिए किराए पर दिया, 2 दिन के लिए पोजेशन में दिया और मैंने कहा कि आप मुझे वापस कर दीजिएगा जब आप रह चुके हैं, आप उसके बाद 2 दिन बाद आप मुझे वापस कर दीजिएगा। तो क्या ये बेलमेंट है? जल्दी से लाइव क्लासेस वाले जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा अपना, और जो रिकॉर्डेड क्लासेस में देख रहे हैं तो वो भी सोचिए और उसके बाद मेरे आंसर से कंपैरिजन कीजिएगा, क्योंकि जो फेस टू फेस क्लासेस हैं और जो लाइव क्लासेस है वहां तो ये सुविधा है कि आप साथ के साथ आंसर दे सकते हैं, और जो रिकॉर्डिंग क्लासेस में बैठे हुए हैं वो लोग सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए मेरे क्वेश्चन को कि क्या ये बेलमेंट है? क्या क्यों किराए पे देने में क्या दिक्कत है? ये आप अपनी तरफ से लो बना रहे हैं कि बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन होगा? अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं, अभी आप देखेंगे कि कंसिडरेशन होता है नहीं है। क्यों? गुस्सा अब पहचानिए ना आप देखिए कितनी ब्लेंडर मिस्टेक सभी लोग कर रहे हैं। ध्यान से समझिए बेटा, लो पढ़ रहे हैं, इवन आप सीए फाउंडेशन में भी पढ़ के आए हैं, तो कम से कम टेक्निकल मिस्टेक मत कीजिए। क्या पढ़ा है फिर सीए फाउंडेशन में बच्चों आपने? अगर आप इन लीगल शब्दों को नहीं पहचान पाते हैं कि मैंने कहा था कि मैंने हाउस किराए पर दिया है, तो क्या ये बेलमेंट है? आपका आंसर होना चाहिए था कि सर इट इज नॉट ए बेलमेंट, क्योंकि बेलमेंट होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स, बिकॉज हाउस इज नॉट ए गुड्स। गुड्स होता है मूवेबल प्रॉपर्टी और हाउस है इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन क्योंकि सीए इंटरमीडिएट में आप आ रहे हैं, आ चुके हैं, तो क्वेश्चन केस स्टडी बन के ही आएंगे। 90% पेपर आपका केस स्टडी पैटर्न होगा, उसमें आपको चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि और सबसे जरूरी जो होता है ना वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पहचानना होता है। उसके बाद आप देखेंगे राइट्स ऑफ द बेलर, राइट्स ऑफ द बेली, ड्यूटी ऑफ द बेलर, ड्यूटी ऑफ द बेली, उसमें कुछ नहीं रखा। वो तो 80% आपको वैसे भी पता होंगी जब मैं सिचुएशन वाइज लूंगा कि इस सिचुएशन में बेलर की क्या ड्यूटी है, बेलर के क्या कर्तव्य हैं, बेलर के क्या अधिकार हैं, वो ऑटोमेटिकली 80% आपको पता होगा। बस हमें यहाँ से एक बार रीडिंग जरूर लगानी पड़ेगी उसकी। लेकिन सारा का सारा खेल किस चीज का है? वो है आइडेंटिफिकेशन का, कि आप पहचाने कि एक केस जब आएगा तो वो केस इंडेमनिटी लग रही है, उसमें उस केस में आपका बेलमेंट लग रहा है, उस केस में एजेंसी लग रही है, उस केस में गारंटी लग रही है, लग क्या रहा है, उसके बाद ही आप आगे जा पाएंगे। तो बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि बेलमेंट क्या है बेटा? अब कभी भी आप गलती नहीं करेंगे तो बेलमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि अगर कोई चीज गुड्स नहीं है तो वो बेलमेंट भी नहीं है, चाहे आप उसकी डिलीवरी कितनी भी दे दें। और अपनी तरफ से लोग बिल्कुल मत बनाइएगा कोई भी बच्चा कि विदाउट कंसिडरेशन है, विद कंसिडरेशन है, जब तक मैं ना पढ़ाऊं। इट क्लियर? रूल बनाने की गलती मत करें। बाई 1 पर्सन टू अनदर, यानी कि बेलमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स है फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। अब फॉर सम पर्पज, किसी पर्पज के लिए, कोई भी पर्पज हो सकता है बेली का, अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे सेल व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश, इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि जब पर्पज अकम्प्लिश हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, कि जो गुड्स हैं वो रिटर्न कर दिए जाएंगे या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे। मतलब ऐसा भी मत समझिए कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि मैंने आपका मोबाइल फोन मांगा था और मैंने उसमें आपको ये कहा था कि मैं लौटा दूंगा, तो आप ऑटोमेटिकली ये रूल मान लें कि लौटाना जरूरी है। अरे जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। आप कहेंगे, जो बेलर है, जो मालिक है, अगर वो कहता है कि लौटाना है तो लौटाया जाएगा, या आप कहेंगे अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, तो अदरवाइज डिस्पोज ऑफ में बहुत सारी सिचुएशन आ सकती हैं। उसे कहीं आपको रफा दफा करना है, कहीं फेंकना है, अब आप उस ओनर के भी काम का नहीं रहा, वो भी पॉसिबल है। किसी और थर्ड पर्सन को देना है, आप कहें कि जी ठीक है तो अपना काम कर ले, और उसके बाद राम को दे देना, श्याम को दे देना, मोहन को दे देना, ठीक है, वो भी पॉसिबल है।
तो रिटर्न करना ही जरूरी नहीं है, डिस्पोज ऑफ भी हो सकता है, लेकिन किसकी डायरेक्शन के अनुसार? बेली अपनी इच्छा नहीं चला सकता, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, यानी कि जो भी पर्सन डिलीवर कर रहा है उसके डायरेक्शन के अनुसार वो रिटर्न किया जाएगा या डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो ये बात ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ गई होगी कि बेलमेंट क्या है। बेलमेंट है डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब सर डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी क्या होती है? ये भी एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जल्दी से सभी बच्चे जवाब देंगे कि कितने प्रकार की डिलीवरी होती है। अब गुड्स भी क्या है? एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इट क्लियर? और क्योंकि जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री वाले हैं तो उन्होंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा हुआ नहीं होता, पर बीकॉम में जो पढ़ा हुआ है तो वहां तो भगवान ही मालिक है कैसे पढ़ा हुआ है। तो उनके लिए मैं बता दूं, उन्हें समझाने के लिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो ही गुड्स होती हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहे हम क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये समझ लीजिए जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज गुड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट ट्रीटेड एज गुड्स, ठीक है ना। और एक्सक्लूडिंग, एक चीज जरूर, एक्सक्लूडिंग मनी। तो मनी भी मूवेबल होती है लेकिन वो नहीं होती आपकी गुड्स। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, माना क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, उसका सही जवाब दीजिएगा। हाँ, क्या बेटा क्या पूछ रहे हैं? तो सर जो हाउस रेंट पर देना है वो क्या होगा? क्या होगा उसे अभी बात के लिए रखते हैं बेटा, लेकिन फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं कि क्या है, वो बेलमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। उसका क्या दूसरा नाम होगा? तो यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो 5 चीजें हम पढ़ रहे हैं, ना तो वो इंडेमनिटी के अंदर आता है, ना वो गारंटी के अंदर आता, ना बेलमेंट के अंदर आता, ना वो प्लेज के अंदर आता, ना वो एजेंसी के अंदर आता है। तो फिलहाल हमारा जो मुद्दा है वो इन 5 चीजों को समझाने का है। उसे किस नाम से, उस कॉन्ट्रैक्ट को किस नाम से, क्योंकि जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी तो होते हैं बेटा, आप समझिए, जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए, आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए, अब मैं कहूं कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या इसका कोई स्पेशल नाम हमें देने की जरूरत है? कहां तक स्पेशल नाम आप देंगे? जो इंटरमीडिएट में आपके कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिनके स्पेसिफिक नाम है, जबकि वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी है, ठीक है ना। तो ये 5 जो चीजें हैं ये स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसके अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो नॉर्मल जैसे बाकी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्लियर? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन दोबारा से पूछना चाहूंगा कि डिपॉजिट ऑफ मनी इनटू ए बैंक, वेदर दिस इज ए बेलमेंट और नॉट। डिपॉजिट ऑफ मनी इनटू ए बैंक, क्या ये आपका बेलमेंट है? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? डिपॉजिट ऑफ मनी इन ए बैंक, वेदर दिस इज ए बेलमेंट। डिपॉजिट ऑफ मनी इन ए बैंक, माय क्वेश्चन इज डिपॉजिट ऑफ मनी, डिपॉजिट ऑफ मनी इन ए बैंक, in a bank, whether this is bailment, this is bailment। जल्दी से बताइएगा क्या ये बेलमेंट है? सभी बच्चे जवाब देंगे, और जो बच्चे रिकॉर्डिंग से कर रहे हैं वो भी सोचिएगा जवाब को अपने माइंड में, उसके बाद चेक कीजिएगा जो मेरा आंसर होगा, और रीजन को चेक कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ में होता है वो रीजंस होते हैं, कि आप आंसर देते वक्त सिंपली यस और नो का कोई आंसर नहीं है, कोई नंबर नहीं है जब तक आपके प्रॉपर रीजन नहीं होंगे।
तो जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं। नो सर बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन गुड्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि डिपॉजिट ऑफ मनी इन ए बैंक इज नॉट ए बेलमेंट बिकॉज मनी इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। इसका एक कारण और है, मतलब ये तो कारण है ही, इसका एक कारण और है, लेकिन वो मुझे अभी सीए इंटरमीडिएट के साथ ही आपको अभी और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब मैं जाके उस कारण को आपको बताता हूं। लेकिन फिलहाल जो आपने कारण दिया बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर, कि डिपॉजिट ऑफ मनी इन ए बैंक इज नॉट ए बेलमेंट। तो आंसर लिख लीजिएगा, नॉट ए बेलमेंट। हिंट आंसर लिखवा रहा हूं, नॉट ए बेलमेंट, नॉट ए बेलमेंट बिकॉज मनी इज नॉट गुड, बिकॉज मनी इज नॉट गुड्स, क्योंकि जो मनी है वो गुड्स नहीं होती है, और बेलमेंट केवल उन्हीं चीजों का संभव है जो कि क्या है, गुड्स हैं। क्लियर है बात ये। इसका एक रीजन और है, वो भी अभी हम देखेंगे कि मतलब दो रीजन है बेलमेंट ना होने के। अगर ये गुड्स होती भी तो भी ये आपका बेलमेंट नहीं होता, तो इसका मतलब एक दूसरा कारण भी इसमें लाई करता है, जिसकी वजह से ये बेलमेंट नहीं है। तो बात आती है कि डिलीवरी क्या है। तो डिलीवरी आपकी 3 तरह की होती है, ठीक है ना। एक एक्चुअल डिलीवरी, दूसरी सिंबॉलिक डिलीवरी, और तीसरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो एक्चुअल डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी में हर बच्चे को आराम से क्लियर हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में थोड़ा बहुत परेशानी अनुभव होती है कि सर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है। एक्चुअली जब भी डिलीवरी होगी तो मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा नॉर्मली, चाहे आपका एक्चुअल डिलीवरी हो, चाहे वो आपके सिंबॉलिक डिलीवरी हो। सिंबॉलिक में आप जैसे एक कार आपकी कहीं रास्ते में खराब हो जाती है और वो इस हालत में नहीं है कि आप उसे चला के मैकेनिक शॉप तक ला पाए, तो आपने कार को वहीं लॉक किया, मैकेनिक शॉप पे गए, कहा ये चाबियां हैं कार की और ऐसे ऐसे खराब है, आप इसे रिपेयर करके मुझे दे दीजिएगा। तो जैसे ही आपने हैंड ओवर की यानी कि चाबियां कार की आपने हैंड ओवर की मैकेनिक को, तो दिस इज द सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ कार, ऑल्दो कार इज नॉट डिलीवर्ड। अभी तक कार डिलीवर नहीं हो पाई, लेकिन की आपने, यानी कि उसकी चाबियां सौंप दी एक मैकेनिक को, तो दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ ए कार। अगर कार खुद लाके चला के लाते और आप तब मैकेनिक शॉप को देते कि जी इसकी आप वॉशिंग कर दीजिए, इसकी आप इंजन ओवरऑलिंग कर दीजिए, या कुछ और खराबी है ये सुधार दीजिए, तो वो एक्चुअल डिलीवरी होती है। लेकिन आपने कार की चाबियां दी तो ये सिंबॉलिक डिलीवरी है, लेकिन देखा जाए दोनों में मूवमेंट तो हो ही रहा है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये पहचान नहीं पाते हैं। कई बार हम केस स्टडी जब पेपर में आती है और पहचानने में हम गलती करते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है कि गुड्स का मूवमेंट होता ही नहीं है, केवल लोगों की कैपेसिटी चेंज होती है, केवल लोगों की कैपेसिटी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं, एक है राम, एक है राम, ठीक है, 1 मिनट। 2 लोग हैं, एक है राम और एक है आपका श्याम, एक है आपका श्याम। क्लियर क्लियर? और ये दोनों लोग व्यापारी आदमी हैं, यानी कि ये भी बिजनेसमैन है, और श्याम भी बिजनेसमैन है, श्याम भी बिजनेसमैन है। दोनों लोग अपना जो माल है, मतलब दुकान में तो इतनी जगह होती नहीं, गोदाम वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो गोदाम भी 2 तरह के हो सकते हैं जी। प्राइवेट वेयर हाउस बना रखा है, राम इतना अमीर आदमी कि उसने तो प्राइवेटली भी अपना सामान रखने के लिए एक जगह ले रखी है। एक होता है पब्लिक वेयर हाउस, यानी कि क्या होता है कि आप अगर इतने बड़े नहीं हैं कि आप अपने सामान को रखने के लिए अपनी पर्सनल वेयर हाउस बनाए, तो लोग किराए का भी काम करते हैं जहां पर लोगों का सामान रखा जाता है। तो एक एक्स है बंदा, उसका जो है पब्लिक वेयर हाउस है, पब्लिक वेयर हाउस है। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? जहां लोगों के सामान रखे जाते हैं, ठीक है ना, ये पब्लिक वेयर हाउस है।
यहाँ लोगों के सामान रखे जाते हैं, एक बिल्डिंग है ये, क्लियर। तो यहाँ राम भी अपना गुड डिपॉजिट करता है, श्याम भी गुड डिपॉजिट करता है, और लोग भी होंगे, जो कई सारे लोग होंगे जो अपना जो गुड्स है डिपॉजिट करते हैं। अब राम ने श्याम को सोल्ड किया 10,000 यूनिट्स ऑफ गुड, ठीक है ना। राम सोल्ड 10,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स टू श्याम। अब देखिए, कभी भी जैसे आप छोटे मोटे रिटेलर के पास जाते हैं, दुकान में सामान होता है, ठीक है, उसने दे दिया, लेकिन जहां पर बल्क परचेजिंग होगी तो क्या दुकान में इतनी जगह होती है कि 10,000 यूनिट रखी हुई होंगी? तो जनरली क्या होता है, वेयर हाउस में रखी जाती है, वहीं से डिलीवरी दी जाएगी, रेट क्लियर। तो राम ने कहा भाई श्याम वेयर हाउस में रखा हुआ है, वहां से उठवा देता हूं। तो बातों में पता लगा कि अल्टीमेटली श्याम को भी खरीद के वेयर हाउस में रखना, उसे दुकान में तो रखना नहीं। तो श्याम को पता लगा यार वेयर हाउस तो दोनों का सेम ही है, एक्स के पास ही तो तुम रखते हो, एक्स के पास ही मैं रखता हूं। तो श्याम ने कहा आर से कि तुम एक्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैंने 10,000 यूनिट जो है श्याम को बेच दी हैं। तो श्याम क्या करेगा, एक राम का रजिस्टर मेंटेन कर रखा होगा, एक श्याम का रजिस्टर मेंटेन कर रखा होगा। तो राम के रजिस्टर में से 10,000 यूनिट जो है माइनस कर देगा, क्योंकि कल को किसका कितना सामान है वो लिखा पढ़त से ही तो पता लगता है। वेयर हाउस है, पता नहीं किन किन लोगों के सामान है पड़े हुए। तो राम के रजिस्टर में से 10,000 यूनिट माइनस कर दी, और श्याम के यूनिट मतलब उसमें स्टॉक में 10,000 यूनिट जो है प्लस कर दी। तो क्या गुड्स का मूवमेंट हुआ है एक जगह से दूसरी जगह? नहीं हुआ। थर्ड पर्सन के पास ही है गुड्स, लेकिन कैपेसिटी बदल गई, यानी कि पहले वो 10,000 यूनिट्स ऑन बिहाफ ऑफ राम थी, और अब 10,000 वही यूनिट ऑन बिहाफ ऑफ श्याम है। तो जब एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होता है, थर्ड पार्टी के पास गुड्स है, लेकिन उसकी कैपेसिटी बदल जाती है। पहले किसी और कैपेसिटी में गुड्स था, अब किसी और कैपेसिटी में गुड्स अगर है, तो दैट विल बी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो आपको पहचानना जरूर है कि चीजें कैसे चल रही हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखिएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की, तीन डिलीवरी आती है, मैंने इसीलिए ऊपर लिखवा दिया, गुड्स एट फर्दर सेल्स ऑफ गुड्स सेट और डिलीवरी एट फर्दर सेल्स ऑफ गुड्स सेट। तो वही मतलब है गुड्स का और डिलीवरी का। कुछ स्पेशल अगर मीनिंग होगा तो लो आपको बताएगा। लो को पढ़ने का एक तहजीब और तमीज यही होती है कि आप उसकी वोकैबुलरी में घुसें, ठीक है। तो वोकैबुलरी या तो जिस लो को आप पढ़ रहे हैं उसी लो में दी जा सकती है, या किसी दूसरे लो में दी जा सकती है, लेकिन वो आपको पता होगा। तो जैसे यहां पर गुड्स इज नॉट डिफाइंड, इसके अलावा डिलीवरी नॉट डिफाइंड, तो बोथ टर्म आर डिफाइंड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये क्लियर। तो एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को समझाया हुआ है। इफ ए पर्सन ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द गुड, अगर एक पर्सन के पास ऑलरेडी गुड पोजेशन में ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट टू होल्ड देम एज ए बेली, he thereby become the bailey and the owner become the bailor of such goods, although they may not have been delivered by way of bailment. Is it clear? If a person already in possession of the goods of another contract to hold them as a bailey, he thereby become the bailey and the owner become the bailor of such goods, although they may not have delivered by way of बेलमेंट। तो यहां पर एक्स ने वाई को, सॉरी राम ने और श्याम का नाम लिया था मैंने, राम ने श्याम को बेच दिया गुड्स। तो कोई श्याम ने एक्स को डिलीवरी नहीं दी, लेकिन श्याम ने एक्स को डिलीवरी नहीं दी, एक्स के पास तो पहले से था गुड, लेकिन जो ओनर पहले राम था अब क्या बन गया, श्याम बन गया। तो राम बेलर हो जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा, बेली हो जाएगा। The person delivering the goods is called the bailor and the person to whom goods are delivered is called the bailey। तो ये बड़ा सिंपल सा है। एक एग्जाम्पल और सामने लिखा है कि बेलमेंट कहां कहां होगा। हमारे चारों तरफ बेलमेंट होते हैं और हमें पता भी नहीं लगता, क्योंकि आज तक हमें पता ही नहीं कि इसे टेक्निकली बेलमेंट कहते हैं।
आप एक टेलर के पास अपनी ड्रेस सिलवाने के लिए जाते हैं, आप एक रो क्लोथ खरीदते हैं विमल की दुकान से, रेमंड की दुकान से कपड़ा खरीदते हैं, सिली सिलाई कमीज नहीं खरीदते, कपड़ा खरीदते हैं। अब कपड़े को स्टिचिंग कराना है आपको, आपने फैब्रिक खरीदा इरेट के लिए, अब आपको फैब्रिक को स्टिचिंग कराना है, कहीं सिलवाना है, तो किसी टेलर को आप देंगे स्टिचिंग करवाने के लिए। तो जब आप टेलर को देंगे तो ये क्या है, बेलमेंट ही तो है, क्योंकि आपने अपना फैब्रिक किसी को दिया। When one person deliver the goods to another, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप वन पर्सन है, आप गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं, फैब्रिक एक गुड्स हो गया टू अनदर। क्या बेटा ये किसने कहा, अगर ये सब चीजें आपको मतलब मन में है तो गलत मन में है। इसका मतलब ये है कि लो की तरह से हम लोगों ने अभी तक स्टडी नहीं किया है। लो की तरह से स्टडी करने से फायदा ही होता है, शुरुआत में हो सकता है दिक्कत आए आपको, क्योंकि माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उससे ये फायदा होगा जब जो इस तरह की गलतियां हैं वो नहीं होने की, अपने आप पहचान जाओगे आप। क्योंकि जो एग्जाम्पल मैं यहां दूंगा जो थोड़ी पेपर में वही आ जाए, पेपर में कुछ भी आ सकता है, हजारों लाखों तरह के एग्जाम्पल आपके बेलमेंट के होते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि गुड्स वो है जिसे हम बेचते हैं तो वो गलत पता है आपको। एट पर द सेल्स ऑफ गुड्स सेट, मेरा ये बेचने का काम थोड़ी है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये गुड्स है नहीं, बताइए आप। गुड्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, आप खुद सोचिए, अपने आप पता लग जाएगा आपको। हम गलती को यहीं दूर करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है हमें, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं यहीं पर। तो अगर किसी ने बताया तो गलत बताया। आप देखिए ना डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कहां वहां लिखा हुआ है कि जिसे आप बेचते हैं वही गुड्स होगा, तो जिसे हम बेचते नहीं तो इसका मतलब क्या वो गुड्स नहीं होंगी चीजें, बताइए आप मुझे। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूडिंग स्टॉक, शेयर्स, standing crop, things attached to the land or forming part of the land which are agreed to be received before contract of sale. This is the definition of good. तो लो को लो की तरह पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही मैं मतलब कहता भी हूं कई बार कि लो को पढ़ाना सबसे इजी है और लो को पढ़ाना सबसे मुश्किल भी है। इजी इसलिए है क्योंकि मुझे पता है मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं वो गऊ हैं, उन्हें कुछ नहीं पता लो के बारे में, नया सब्जेक्ट है सभी लोगों के लिए, तो मैं कुछ भी बताऊंगा तो आप मेरी गलती नहीं निकाल सकते। आपको तो लगेगा बस चीजें समझ में आ रही है, एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, जबकि जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम्पल सही तरीके से समझाए गए हों आपको। एग्जैक्टली क्या होता है लो को जब भी या किसी भी सब्जेक्ट को कभी भी समझना है, आपको खुद ही पता लग जाना चाहिए कि आप एक चीज समझ के फिर किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल कर पाए, जिसका मतलब आपने अंडरस्टैंड किया है। लेकिन अगर आप चीजों को समझ के केवल जो एग्जाम्पल मैंने दिए वही आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है रटा है। तो किसी भी चीज को कंपेयर करें, आप डेफिनेशन को दिमाग में रखें, अपने आप पता लग जाएगा आपको कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं। जैसे इन्होंने जब मैंने अभी पूछा था, जब वो बेलमेंट का जिन्होंने बताया था कि कंसिडरेशन नहीं है इसमें, तो ये अपनी तरफ से तो जोड़ा था आपने कि बेलमेंट में विदाउट कंसिडरेशन होना जरूरी है। इन्होंने क्या करा होगा, इन्होंने भी मेरे एग्जाम्पल से लिया होगा कि मैंने एग्जाम्पल दे दिया था कि मैंने तुम्हारा फोन मांगा और फिर मैंने वापस कर दिया, अरे हाँ फोन कंसिडरेशन कौन लेता है ऐसे में, मतलब इस वजह से इन्होंने माइंड में अपनी तरफ से बना लिया होगा कि नॉर्मली बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन होता है, जबकि मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ाया, मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ाया। अगर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा क्योंकि जब आगे आएगा तो बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि विदाउट कंसिडरेशन ही होता है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। लेकिन बेलमेंट की डेफिनेशन में एज सच ना तो कंसिडरेशन का जिक्र है, जैसे अभी आप लोगों समझिए, इंडेमनिटी में पढ़ा, इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी में पढ़ा ए कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है ऑल एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। बेलमेंट में नहीं पढ़ा, बेलमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आ रही बात है, ये वैसे कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें सारी एसेंशियल सेटिस्फाइड नहीं होती क्योंकि इसमें विदाउट कंसिडरेशन भी बेलमेंट पॉसिबल है, मतलब विद कंसिडरेशन ही होते हैं ज्यादातर,
लेकिन जान पहचान में विदाउट कंसिडरेशन भी पॉसिबल है। तो होने के लिए बेलमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन उसमें एक आध जो चीजें हैं जैसे कंसिडरेशन वाली बात है वो कई बार नहीं भी रहती है। सर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में तो गुड्स सेल हो रहे हैं, तो ये बेलमेंट कैसे हुआ? बेटा 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 क्वेश्चन आपका अपनी जगह ठीक है, लेकिन शायद आप समझ नहीं पाए। अच्छी बात है कि आपने मेरे से पूछ लिया। सेल किसे हो रहे हैं? आज से श्याम को, यानी कि राम से श्याम को सेल हो रहे हैं। तो बेलमेंट राम से श्याम को नहीं हो रहा बेटा, बेलमेंट हो रहा है श्याम से एक्स को, जो मैं बता रहा हूं। ऑल्दो श्याम ने कोई डिलीवरी नहीं दी एक्स को, तो बेलमेंट श्याम और एक्स में माना जा रहा है, राम और श्याम में बेलमेंट नहीं माना जा रहा। वो तो एक सेल है। बेलमेंट है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी देता है, इस पर्पज के साथ कि जब पर्पज खत्म हो जाएगा तो उसे लौटा दिए जाएंगे। आप मुझे बताइए कि अब एक्स जो 10,000 यूनिट है वो श्याम को लौटाएगा, आराम को लौटाएगा? आप मुझे बताइए, बताइए आप। श्याम को लौटाएगा। तो क्या श्याम ने बेलमेंट किया? श्याम ने तो गुड्स की डिलीवरी दी नहीं, उसे ऑलरेडी एक्स के पास थी वो डिलीवरी, ऑलरेडी एक्स के पास थी वो डिलीवरी, लेकिन पहले वो ऑन बिहाफ ऑफ राम थी, अब वो ऑन बिहाफ ऑफ श्याम है। तो इसी को तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। तो बेलमेंट जो है श्याम और एक्स के बीच में है। इज इट क्लियर बेटा? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप दिमाग लगा रही हैं। एग्जैक्टली नहीं पकड़ पाए, अच्छा पॉइंट था, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि ये पॉइंट नहीं एकदम समझ में आते बच्चों को, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड कि आपने दिमाग लगाया और ये पकड़ा कि सर ये तो सील है, ठीक है ना, कोई भी गलती कर सकता है ये चीज। वेरी गुड। तो एक्सप्लेनेशन हो गई आपकी, ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया, फैब्रिक वाला क्लियर है। इसके अलावा कुछ एसेंशियल और भी एलिमेंट आएंगे। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए बेलमेंट कुछ बड़े सिंपल हैं, होने के लिए सारे ही सिंपल हैं, तो कुछ बड़े सिंपल हैं। एग्रीमेंट होना चाहिए। अब इसे एक एक लाइन से यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत नहीं हो रही, क्योंकि बेलमेंट ऑल भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है, बेलमेंट भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट राइटिंग हो सकता है, एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो डिलीवरी भी मैंने बता दिया आपको, डिलीवरी 3 तरह की होती है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक भी होती है, ठीक है ना। पर्पज डिलीवरी का आपका कोई ना कोई सम पर्पज होना चाहिए, तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन रिटर्न ऑफ स्पेयर गुड्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी बहुत सारे केस निकलेंगे और उसके बाद आप देखेंगे बड़ा सिंपल हो जाएगा बेलमेंट। केवल जो आपको सेक्शन 148 है, मीनिंग ऑफ बेलमेंट है, थोड़ा सा दिमाग उधर ही लगाना है, और बाद में तो आप खुद ब खुद बताएंगे कि सर बेलर आपको पता लगी गया, बेली पता लगी गया, राइट ये होंगे, ड्यूटी ये होंगी, बड़े सिंपल है। तो रिटर्न ऑफ स्पेयर गुड ध्यान से समझिएगा। रिटर्न ऑफ स्पेयर गुड बेलमेंट तभी माना जाएगा जब गुड्स जो है सेम लौट रहा हो, उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है लेकिन गुड्स चेंज नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट बेलमेंट का, और इससे बहुत सारी केस स्टडी निकलती हैं कि रिटर्न ऑफ गुड्स जो है स्पेसिफिक ही होना चाहिए, ऑल्दो उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है लेकिन गुड्स चेंज नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल सुनिएगा, आप एक पुरानी ज्वेलरी लेके एक ज्वेलर शॉप पे गए, ठीक है ना, लेडीज काफी इस तरह से जाती हैं, पुराना डिजाइन हो गया, गले का हार था, गोल्ड का हार था, पुराना हार था, और आप उसे एक गोल्ड स्मिथ के पास लेके जाते हैं, गोल्ड स्मिथ से कहते हैं कि इसके बदले नया हार दे दीजिए। वो उसकी वजन करता है, पुराने हार की नए हार का वजन करता है, तो हो सकता है आपको पैसे देने भी पड़ जाए एक्स्ट्रा अगर नए हार की कीमत ज़्यादा होगी, और हो सकता है पुराना हार हैवी गोल्ड का बना हुआ हो, आजकल इतना गोल्ड कौन बनाता है, किसी के पास पैसे ही नहीं है, तो हो सकता है जो नए डिजाइन का हार हो वो इतना भारी ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो बताइए ये बेलमेंट है या नहीं है? आप बताइए बेलमेंट है या नहीं है? आपने अपना हार दिया और दूसरा हार ले लिया,
क्या ये बेलमेंट है नहीं है, जो डिफरेंस है वो कैश में निपटा दिया होगा, जो भी हुआ होगा, ठीक है ना। क्या ये बेलमेंट है बताइए हर्ष बेटा। और लाइव क्लासेस वाले भी सोचें और जो रिकॉर्डिंग क्लासेस वाले हैं वो भी दिमाग पे जोर डालें और आंसर तैयार रखें अपना, क्या ये बेलमेंट है, विद रीजन आंसर तैयार रखें, जल्दी से बताइएगा। तो क्या है बेलमेंट, क्यों नहीं है बेटा। लाइव क्लासेस वाले जल्दी बताइएगा, बेलमेंट है या नहीं है। ये रीजन नहीं है जैसा आप बता रहे हो कि ये भी गुड्स है वो भी गुड्स है, वो कोई रीजन नहीं है आपका यहाँ पर। जल्दी से बताइएगा, इज इट ए बेलमेंट। ये रीजन है क्योंकि सेम गुड्स नहीं लौट के आया है। दिस इज द मेन रीजन, दिस इज द मेन रीजन। आपका रीजन नहीं है। अगर आपके रीजन पे बढ़ूंगा तो भी दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आपके रीजन पे बढ़ूंगा तो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, वहां नहीं बैठेगा। रीजन प्रॉपर वो होता है जो हर तरह की सिचुएशन में बैठे। बाई चांस किसी एक सिचुएशन में बैठ रहा है तो वो नहीं है। आप गोल्ड स्मिथ के पास गए, पुराना हार रेक है, आपने कहा इस हार से गोल्ड को पिघलाइए और नए डिजाइन का हार बना दीजिए। अब ये बेलमेंट है नहीं है, अब ये केवल फॉर्म चेंज हो रही है, गोल्ड चेंज नहीं हो रहा। नाउ दिस इज द बेलमेंट। तो ये एक तरीका है लो को पढ़ने का। शुरुआत में पर एक बार पकड़ लो आप, क्योंकि 5-7 क्लासेस में पकड़ ले और उसके बाद देखिएगा आपको क्या मजा आता है, क्योंकि लो को पढ़ने का तरीका ही है और किसी भी तरह की केस स्टडी आप सोल्व कर पाएंगे। नहीं तो हम देखते हैं बच्चे बड़े उल्टे सीधे जवाब देते हैं, फिर पेपर में रह जाते हैं कि मेहनत बहुत की थी, आपको पढ़ने का तरीका ही नहीं आ रहा, आप उसके टेक्निकल पॉइंट को पकड़ ही नहीं पा रहे, आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे कि क्या गलती आप बार बार कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड, और जो मैंने आपको एक कारण बताया था कि डिपॉजिट ऑफ मनी इनटू ए बैंक वेदर दिस इज द बेलमेंट, तो आपने बताया था कि नहीं है क्योंकि गुड्स नहीं। मैंने कहा था इसका दूसरा रीजन भी है। अब आप बताएं दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अब बताएं आप दूसरा रीजन क्या हो सकता है। डिपॉजिट ऑफ मनी इनटू ए बैंक, आपने 10,000 जमा करे, 10,000 वापस आएंगे आपके पास, लेकिन सेम नोट वापस नहीं आते हैं। पहली बात तो मनी गुड्स नहीं है, वो तो एक अलग चीज ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक बार को गुड्स मान लिया जाता उन्हें, तो दूसरे रीजन में गुड्स सेम वापस नहीं आएंगे आपके पास, करेंसी चेंज हो जाएगी, तो ये भी बेलमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। इज इट क्लियर? तो रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द गुड्स विच form the subject matter of the bailment must be returned to the bailor or otherwise disposed of according to the direction of the bailor after the accomplishment of purpose or after the expiry of period of the bailment. It may be noted that the same goods which were delivered by the bailor to the bailee must be returned in their original form or desired form if any required by the बेलर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। एक तो बेलमेंट की डेफिनेशन 147 दिमाग में रखिएगा आप, सॉरी 148 है, तो एक तो वो डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, और उसके बाद जो एसेंशियल एलिमेंट हैं उसमें रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स को दिमाग में रखिएगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि बेलमेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। क्लियर? एक दो एग्जाम्पल और देखिएगा। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आते हैं और ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल आते हैं कि आपको पहचानना पड़ता है। आपने एक बैंक में लॉकर लिया, आपने बैंक में एक लॉकर लिया, तो लॉकर का पर्पज क्या होता है कि घर में जो कीमती सामान है उसे आप लॉकर में रख देते हैं, क्योंकि घर में कभी भी चोरी डकैती इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, तो बैंक में संभावना कम है। तो आपने एक लॉकर लिया और उसमें जो घर के ज्वेलरी वगैरह थी वो सब रखी आपने। क्या डिपॉजिट ऑफ ज्वेलरी इनटू ए बैंक लॉकर अमाउंट्स टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिटवीन बैंक एंड यू? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट माना जाए आपके और बैंक के बीच में, जब आप अपना कीमती सामान को बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखते हैं इस इच्छा के साथ कि जब भी आप चाहेंगे उसे निकाल लेंगे? तो क्या ये बेलमेंट है? क्या ये बेलमेंट है? सभी बच्चे सोचेंगे, जो बच्चे रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा वो भी अपने दिमाग पे जोर डालेंगे कि क्या ये बेलमेंट है।
क्या ये बेलमेंट है? रीजन पहचानेंगे सभी बच्चे, जवाब देंगे क्या ये बेलमेंट है? बेटा जल्दी से बताइए, जो बच्चे लाइव क्लासेस पर देख रहे हैं, हाँ या ना कुछ तो आंसर कीजिए। तो आप लोगों का भी आंसर आ रहा है कि यस सर ये बेलमेंट है, और जो मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं उन सभी का आंसर भी यस है। तो एक्चुअली गलती क्या होती है हम लोगों से कि जो चीज समझाई जा रही है बस उस पर कंसंट्रेशन हो जाता है, दूसरी चीज हम भूल जाते हैं, अब वो नहीं पहचान पाते। डिपोजिट ऑफ ज्वेलरी इनटू ए बैंक लॉकर ऑल्सो नॉट ए बेलमेंट बिकॉज यहां गुड्स तो है, रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स भी है, लेकिन डिलीवरी नहीं है। डिलीवरी कितने तरह की होती है? एक्चुअल, क्या आपने बैंक को डिलीवरी दी? चाबी आपके पास है। डिलीवरी क्या होती है कि वो अपनी तरफ से उसे इधर उधर कुछ तो कर पाएगा, वो आप तो ताला लगा के चलिए आए वहां पर। लोकर का पर्पज ही होता है ताला आप लगाओगे। क्या बैंक अपनी मर्जी से उस ताले को खोल सकता है? उसके पास एक चाबी रहती है, कॉमन चाबी, उसका पर्पज ये होता है कि खाली आपकी चाबी से भी नहीं खुलता, जब दोनों चाबी एक साथ लगती तब खुलता है। लेकिन ना तो वो खाली खोल सकता लोकर, ना ही आप खाली खोल सकते, तो वो तो एक अलग पर्पज है। तो क्या ये डिलीवरी है? ना तो एक्चुअल डिलीवरी है, ना एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। चाबी कहां है उसके बाद? उसका गुड्स के ऊपर कंट्रोल कहां है? पजेशन कहां है? पजेशन किसे कहोगे? गुड्स हो तो सही, आप उसके प्रीमाइसेस में छोड़ गए चाबी लगा के, तो क्या उसे पजेशन कह दोगे आप? क्या उसे आप पजेशन कह देंगे? आप नहीं कह सकते। तो ये डिलीवरी नहीं है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है। और ये जब प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें आती हैं ना, तो बड़ी इनके ऊपर लंबी चौड़ी बहस होती है, पूरे जजमेंट आते हैं। यानी कि बैंक में अगर चोरी हो जाए, अभी जब हम पढ़ेंगे बेलर के राइट क्या हैं, बेली की ड्यूटी क्या है, उसकी बेलर की ड्यूटी क्या है, सब हम पढ़ेंगे। अभी वो बड़े सिंपल से हैं। बैंक में चोरी हो गई, लॉकर आपका खाली हो गया, ठीक है ना, डकैती पड़ गई, बैंक जिम्मेदार नहीं होता इसके लिए। आपको मैं बता दूं, बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि बेलमेंट ही नहीं है। आप कुछ भी समझ लें, सारी दुनिया समझती है कि हमारा सुरक्षित है, ठीक है ना, कल को कुछ हो गया तो बैंक जिम्मेदार, कुछ नहीं होता। बहुत सारे केस स्टडी हैं, जजमेंट है इसके ऊपर, क्योंकि बेलमेंट नहीं है। इसी तरीके से अगर आप एक कार पार्किंग में कार खड़ी करके आए, कार पार्किंग में कार खड़ी करके आए, उसके चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, तो क्या वो बेलमेंट है? क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्यों नहीं है? डिलीवरी नहीं है उसमें भी डिलीवरी। लेकिन अगर कहीं कहीं जगह ऐसा होता है कि कार की चाबी भी उसे देके आते हैं आप, कई बार वो कहता है जी मुझे इधर उधर करनी पड़ सकती है, आपकी जगह जो कार है वो थोड़ा सा ऐसी जगह खड़ी हुई है, वो हटानी पड़ेगी। खासतौर दिल्ली वगैरह बड़े शहरों में जहां पार्किंग बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, इतनी जगह नहीं होती है, तो जनरली कार की चाबी भी वो रख लेते हैं, तो वो बेलमेंट है। लेकिन कार की चाबी जब आप अपने पास ला के आते हैं तो बेलमेंट नहीं है। इसी वजह से वो लोग भी जिम्मेदार नहीं है। इसी वजह से अगर वहां से खो जाए कार वगैरह, वो भी जिम्मेदार नहीं है, कहें कुछ भी हो। लेकिन जब आप कानूनन केस लड़ोगे और जब पैसे लेने की बात आएगी तो वो लोग लायबल नहीं है। और आज की तारीख में तो जब आप स्लिप देखोगे ना, जो पार्किंग स्लिप होती है उसके पीछे लिखा रहता है ये वाली बात कि ये जो चार्जेज हैं, ये हम स्पेस आपको दे रहे हैं, उसके चार्जेज हैं, इसकी खोए पाए की जिम्मेदारी हमारी नहीं। और अगर नहीं भी लिखा तो भी जिम्मेदारी नहीं है उनकी। सच्चाई तो ये है। क्लियर बेटा? ये सब पेपर में आते हैं केस छोटे छोटे। आप गाड़ी में आप जा रहे हैं कहीं, या आप बाइक पे जा रहे हैं, आपके कागजात चेक हुए। अब तो खैर कागजात तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गए हैं, तो कभी आप ये बहस करने लगे हैं सर अब तो कागजात चेक ही नहीं होंगे। कागजात चेक हुए आपके और प्रॉपर नहीं है, आपकी आरसी रख ली उन्होंने, आपकी रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है व्हीकल का, वो डिपॉजिट कर लिया आप अपने पास, और फिर जब फाइन वगैरह देंगे आप तब छूट जाएगा। क्या ये बेलमेंट है? क्या ये बेलमेंट है? क्या ये बेलमेंट है? जल्दी से बताइएगा। सॉरी, क्या ये बेलमेंट है? क्वेश्चन आ चुका है पेपर में।
यहां पर भी गलती कर रहे हैं क्योंकि आप चीज पहचान नहीं रहे। आप कह रहे हैं गुड्स तो हमारे पास है। गुड्स खाली वो नहीं है जो व्हीकल है, आरसी जो है ना, ये भी गुड्स है। आरसी जो है ना, गाड़ी की आरसी, ये भी गुड्स है, ये भी एक एसेट होती है, ये पहचानिए आप। ये रखी है, तो जब आप फाइन वगैरह देंगे तो आपको लौटा दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो ए बेलमेंट, ये भी एक बेलमेंट ही है। क्लियर बेटा? तो ये तमाम एग्जाम्पल से आई थिंक एक एग्जाम्पल और रह गया है जो पेपर में आ चुका है, तो पहले यहाँ तक हम अच्छी तरह से उसे अंडरस्टैंड कर लें, और फिर एक ही एग्जाम्पल है जो पेपर में और आया हुआ है, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। उस एग्जाम्पल को और ले लेते हैं, देखिएगा। उसके लिए आपको थोड़ा लो की 2 वर्ड में बताऊंगा, तो मैं उम्मीद नहीं करता कि वो आपको पहले से पता होंगे, क्योंकि पहली बार आप सुनेंगे, तो उसका आंसर भी मैं ही बताऊंगा, आपसे पूछूंगा नहीं। ऐसा होता है मेनी टाइम्स कि कोई भी डिपार्टमेंट है, मेरे पेपर में जो आया था कस्टम डिपार्टमेंट से आया था, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो सकता है, चाहे कस्टम डिपार्टमेंट हो सकता है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है। अगर आप किसी लॉ का को फॉलो नहीं करते हैं, तो उस केस में आपका जो गुड्स है वो कॉन्फिस्केट किया जाता है। कॉन्फिस्केट होता है, एक होता है सीजर, सीज करना, कभी आपने नाम सुना होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने गुड्स सीज कर लिया। और एक वर्ड होता है कॉन्फिस्केटेड। अभी 2 अलग अलग वर्ड हैं लॉ में, दोनों का अर्थ समझ लीजिए, और फिर पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन है फिर उस तरीके से आंसर आएगा। सीजर का मतलब ये होता है कि फॉर द टाइम बिंग आपका जब्त है वो छूट जाएगा। जब आप फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे तो छूट जाएगा। कई बार कहते हैं गाड़ी सीज हो गई, तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी सीज हो गई, ये नहीं कहते कॉन्फिस्केट हो गई। समझ में आ गई बात? सही वर्ड क्या है? सीज होना। वो एक अलग बात है, आम आदमी कुछ कहीं का कुछ भी इस्तेमाल करता है, हम मतलब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो सही वर्ड है वो क्या है? सीज, यानी कि वो छूट जाएगी। एक वर्ड होता है कॉन्फिस्केटेड, यानी कुछ केसेस में कॉन्फिस्केशन का अधिकार होता है डिपार्टमेंट को। अगर कॉन्फिस्केट हुआ तो छूटेगा ही नहीं आपका। कॉन्फिस्केशन ऑर्डर अगर हुआ तो कुछ भी कर लीजिए वो छूटेगा ही नहीं। तो अंतर समझ में आ गया सीजर और कॉन्फिस्केशन में। सीज होने का मतलब है कि चीज छूट जाएगी, और कॉन्फिस्केट होने का मतलब है चीज छूटेगी नहीं। तो क्वेश्चन आया था एक बार, सीजर ऑफ गुड बाय द कस्टम अथॉरिटी वेदर इट इज रिबेलमेंट। Yes. Seizure of goods by custom authority, whether it is available, yes, क्योंकि वो छूटेगा, वापस होगा। Confiscation of goods by the custom authority, whether it is available, यानी कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट ने कॉन्फिस्केट किया तो ये बेलमेंट नहीं, क्योंकि वो छूटेगा ही नहीं। लेकिन अगर किसी डिपार्टमेंट ने सीज किया गुड्स को, तो सीज का मतलब होता है कि वो आप फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, छूटेगा। तो सीजर बेलमेंट है, कॉन्फिस्केशन बेलमेंट नहीं है। नाउ इट इज क्लियर बेटा? नाउ बेटा इट इज क्लियर? बेटा आप कह रही हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अभी चेक कीजिए वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि इशू होना नहीं चाहिए बेटा वॉइस का। बेटा अभी अभी वॉइस खराब हुई थी या स्टार्टिंग से वॉइस खराब है? बेटा वॉइस अभी खराब हुई थी, स्टार्टिंग से वॉइस खराब है? अच्छा अभी तो माइट बी पॉसिबल। एक्चुअली कई बार हम लोग जब थोड़ा सा समझाते हैं तो कुछ वर्ड हम बहुत लाउडली बोलते हैं, तो जब लाउडली बोलते हैं तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा आवाज खराब हो जाती हो। तो मैं इस माइक को थोड़ा सा नीचे लगा रहा हूं, जिससे अगर मैं लाउड भी बोलूं तो बहुत ज्यादा लाउड होके ना जाए। नाउ इट इज क्लियर बेटा? तो वेल तो ये सारे एग्जाम्पल देखिए, होने के लिए एक पेज है बेलमेंट की डेफिनेशन, अब पूरी क्लास मैंने इसमें लगा दी आपको, लेकिन ये है एग्जैक्टली लो कि अब आपको किसी भी सिचुएशन में हर तरीके से सोचना बता दिया मैंने, क्योंकि 3-4 पॉइंट फंसेंगे। आप गुड्स को पहचाने,
मैंने आइडेंटिफाई करवाना बता दिया, जो भी डाउट थे आपके दिमाग में गलत फहमी आती वो दूर कर दी मैंने। गुड्स एट फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो भी है। अब डिलीवरी को पहचाने कि जो केस है, जो सिचुएशन है, क्या उसमें डिलीवरी हुई है। तीसरी चीज हमें पहचाननी पड़ती है रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स या डिजायर्ड फॉर्म, वो है या नहीं है। अगर इन 3 पैरामीटर से होकर कोई केस स्टडी पार कर जाती है, यानी कि तीनों चीजें मौजूद हैं, तो इट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट है। और अगर ये 3 पैरामीटर में से कोई सा भी एक पैरामीटर नहीं फॉलो होता है तो इट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट जो है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मेरा बार बार ये कहना है, बहुत सारे डिफरेंस अभी आगे भी आएंगे। डिफरेंस कुछ नहीं होते हैं, 2 टर्मिनोलॉजी आपने अच्छी तरह समझ रखी है तो अपने आप ही डिफरेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको सेल पता है, बेलमेंट पता है। सेल में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है। बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, केवल क्या होता है, पोजीशन होता है। कंसिडरेशन, सेल में हमेशा कंसिडरेशन होना जरूरी है। बेलमेंट में अभी आप आगे पढ़ेंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जो नहीं हो सकता इसका मतलब है एक डिफरेंस हो गया। रेट क्लियर। इसके अलावा सेल में गुड्स रिटर्न नहीं होगा और बेलमेंट में गुड्स रिटर्न होगा या तो सेम फॉर्म में या डिजायर्ड फॉर्म में। तो these are the difference between contract of sale and contract of bailment। क्लियर है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइएगा काइंड्स ऑफ बेलमेंट। नेक्स्ट पेज पर आ जाइएगा काइंड्स ऑफ बेलमेंट। कितने तरीके का बेलमेंट होता है, अलग अलग बेसिस पर अलग अलग तरह का बेलमेंट होता है। इसके भूमिका में पहले बांध दूं किसी और एग्जाम्पल से। सभी बच्चे कंपनी एक्ट 2013 पढ़ के आए हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि कंपनी कितने प्रकार की होती है, काइंड ऑफ कंपनी। आप कहेंगे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, तमाम कंपनी के नाम देंगे। लेकिन क्या वास्तव में इतने प्रकार की होती हैं या ये अलग अलग बेसिस हैं, अलग अलग बेसिस हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछता हूं गवर्नमेंट कंपनी एक होती है तो क्या वो पब्लिक या प्राइवेट में नहीं होती है, खाली गवर्नमेंट होती है। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो पब्लिक या प्राइवेट में से भी एक होगी, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के आधार पर दो ही कंपनियां होती हैं, या तो पब्लिक या प्राइवेट। कंट्रोल के आधार पर, यानी कि किस कंपनी पे किसका कंट्रोल है, तो होल्डिंग, सब्सिडरी, गवर्नमेंट कंपनी। टर्नओवर, पेड अप कैपिटल के आधार पर स्मॉल कंपनी। के लिए तो वो बेसिस अलग अलग हैं, तो उनके आधार पर हम लोग अलग अलग काइंड करते हैं। तो यहां पर भी बेलमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड। रिवार्ड यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, 2 तरह के बेलमेंट पाए जाते हैं, ग्रेसियस और नॉन ग्रेसियस। बड़ा सिंपल हो जाएगा। जो भी मुश्किल थोड़ी बहुत रहती है वो शुरुआत में रहती है आपके। अब आप देखिएगा बहुत सिंपल है। तो ग्रेसियस, नॉन ग्रेसियस। ग्रेसियस क्या होता है कि जिसमें कंसिडरेशन नहीं रहता, विदाउट कंसिडरेशन जो होता है, वॉलंटरली अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को विदाउट एनी कंसिडरेशन वो दे रहा है कोई गुड्स की डिलीवरी, तो दैट विल बी द ग्रेसियस। नॉन ग्रेसियस यानी कि वो जिसमें कंसिडरेशन रहता है, जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं, कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई भाईचारा, कोई दोस्ती, कोई रिश्तेदारी नहीं निभा रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है नॉन ग्रेसियस। तो मीनिंग क्लियर हो गया आपको, एग्जाम्पल क्लियर हो गया। यहां से मुझे लाइन बाय लाइन पढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। अब डिफरेंस बिटवीन ग्रेसियस एंड नॉन ग्रेसियस बेलमेंट, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कि ग्रेसियस और नॉन ग्रेसियस में क्या क्या डिफरेंस हैं। तो यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ग्रेसियस और नॉन ग्रेसियस क्या डिफरेंस ही आ जाएगा। केस स्टडी जो मैं यहां नियम बताऊंगा आपका, तो वहां से क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। पहला जो डिफरेंस है कंसिडरेशन, तो बड़ा सिंपल है।
कि ग्रेटर में कोई कंसिडरेशन पास नहीं होता, नॉन ग्रेटर में कंसिडरेशन पास होता। बेनिफिट ध्यान दीजिएगा, देखिए ग्रेशियर बेलमेंट किसके बेनिफिट के लिए होगा, आप मेरी तरफ देख के आंसर दीजिए। ग्रेशियर बेलमेंट किससे बेली का बेनिफिट होगा हमेशा, ये गलती मत कीजिए आप कभी भी। एक्चुअली क्या है कि मैं जानबूझ के पूछा, अभी तक जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें आपको बेली का फायदा दिख रहा है। मैंने हर से कहा अपना फोन दे दो, मुझे जरूरत है, तो लग रहा है कि बेलर का तो कोई फायदा नहीं, बेली का फायदा है। जबकि ग्रेशियर बेलमेंट किसी के भी फायदे के लिए हो सकता है। सर कैसे कैसे फायदा हो सकता है, बेलर का कैसे फायदा हो सकता है। आपने कोई पेट एनिमल डॉग अपने घर में पाल रखा है, अब डॉग पाल रखा है, आपको 4 दिन के लिए नैनीताल जाना है। अब ऐसी भी स्थिति नहीं है कि आप उसे डॉग को ले जा सकें, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, आप पूरा घर जा रहा है, अब आप डॉग को अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्या करेंगे, अपने किसी जानने वाले के पास, दोस्त के साथ जो रख सकता है आप छोड़ के आएंगे और फिर कहते हैं भाई 4 दिन रख ले, 4 दिन बाद में वापस ले लेंगे। किसका बेनिफिट है, उसका बेनिफिट है क्या, ये बेले का बेनिफिट है। आपके दोस्त को आपकी कार चाहिए तो आपने दे दी, तो उसमें बेली का बेनिफिट हो गया, ठीक है ना। आपके दोस्त को आपकी कार चाहिए और आपने दे दी तो उसमें बेली का बेनिफिट हो। लेकिन ग्रेशियर हो कुछ भी सकता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर भी हो सकता है और फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली भी हो सकता है। लेकिन जो म्यूचुअल बेनिफिट होता है दोनों का, वो फिर क्या हो जाता है, नॉन ग्रेशियर। वो फिर क्या हो जाता है बेटा, नॉन ग्रेशियर। हाउस पे ही एक्टिव हो बेटा अभी तक आप, सर हाउस रेंट पर देना नॉन ग्रेशियर नहीं होगा क्या, नो बेटा, अगर रेंट पर दिया है आपने तो नॉन ग्रेशियर होगा, और अगर आप किसी से रेंट चार्ज कर रहे हैं तो ग्रेशियर होगा। लेकिन एक बात तो बता दो, मैंने आपका जवाब दे दिया लेकिन क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि हाउस एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हाउस इज नॉट ए गुड, यह भी ध्यान रखिएगा। हाउस गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता है, तो इन चीजों को बार बार दिमाग में रखिएगा। हाँ, दोनों का बेनिफिट होता है। अगर मुझे आपकी कार चाहिए, ठीक है, और आप मेरे से चार्जर ले रहे हैं, मेरा बेनिफिट तो ये है कि मेरा काम हो गया और आपका बेनिफिट आपको पैसे मिल गए, तो दोनों के लिए कंसिडरेशन हो गया ना। अब यहां से जो डिफरेंस है वो समझिएगा मेन, लायबिलिटी ऑफ बेलर फॉर अननोन डिफेक्ट, लायबिलिटी ऑफ बेलर फॉर अननोन डिफेक्ट समझिएगा बहुत ध्यान से, यहीं से क्वेश्चन आ जाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आना। बहुत कम चांसेस है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेशियर और नॉन ग्रेशियर, लेकिन इसके अंदर जो रूल्स हैं वहां से एक स्टडी बन के आ जाएंगी। लायबिलिटी ऑफ बेलर फॉर अननोन डिफेक्ट, देखिए देखिए देखिए, अगर आपका ग्रेशियर बेलमेंट है, ग्रेशियर का मतलब क्या होता है, या तो बेलर का बेनिफिट है या बेली का बेनिफिट है। अगर ग्रेशियर बेलमेंट है और गुड्स के डिफेक्ट की वजह से बेली को कुछ नुकसान हो जाता है, गुड्स के डिफेक्ट की वजह से बेली को कुछ नुकसान हो जाता है, जो कि बेलर को भी नहीं पता थे, अननोन डिफेक्ट थे, यानी कि बेलर को भी नहीं पता था कि मेरे गुड्स में कुछ खराबी है, तो बेलर को भी नहीं पता था इसलिए वो बता नहीं पाया, तो बेलर इज नॉट लायबल फॉर दैट लॉस, बेलर इज नॉट लायबल फॉर दैट लॉस। अगर बेली को पता करे कि देखिए आपके गुड्स की कमी की वजह से मुझे नुकसान हो गए हैं, तो बेलर इज नॉट लायबल, अननोन डिफेक्ट। अगर नॉन डिफेक्ट होंगे तो लायबल होगा। कल को बेलर ये दलील देगा कि मैंने तो उसे चार्ज थोड़ी लिया था, मैंने तो दोस्तीदारी में पूरे अपने कुछ दे दिया, अब तुमने तो शर्म ही नहीं करी है, तो मेरे को मुकदमा कर रहा है, तो ये मुकदमा होगा। तो मतलब यह है कि आपकी नियति खराब थी ना, आपको उसके डिफेक्ट पता थे और आपने तब भी उसे दिया, उसे समझाया नहीं, बुझाया नहीं, आप उसे बात कर देते तब भी वो ले लेता, तब तो जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन आपने बात नहीं करा तो आपकी नियत खराब, ये नुकसान हो जाएगा। तो अननोन डिफेक्ट के लिए जिम्मेदार। लेकिन अगर नॉन ग्रेशियर बेलमेंट है, समझिएगा, अगर नॉन ग्रेशियर बेलमेंट है, अगर नॉन ग्रेशियर बेलमेंट है तो उस केस में चाहे नॉन डिफेक्ट है चाहे अननोन डिफेक्ट है, बेलर इज ऑलवेज लायबल, चाहे नॉन डिफेक्ट है चाहे अननोन डिफेक्ट है, ध्यान से समझ लीजिए। अब आप इसमें लॉजिक नहीं पूछेंगे सर बेलर क्यों लायबल होना चाहिए, बेचारा बेलर तो वैसे ही नहीं जानता।
देखिए दो बातें हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मेरे से, आपने नहीं पूछा बहुत अच्छी बात है अगर आपको लॉजिक पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर फेल लड़की क्या करती है। बेटा अगर आप कोई बिजनेस कर तो आप अपने आप को ये कह के थोड़ी कर सकते हैं कि मुझे नहीं पता। आप सोचिए, मैं आपको इंटरमीडिएट की लो पढ़ा रहा हूँ, टैक्स पढ़ा रहा हूँ, कुछ अमेंडमेंट आए जो कि अगले टाइम के लिए एप्लीकेबल है। मैंने पढ़ाई नहीं करी, पढ़ना तो हमें भी पड़ता है, मैं आपको नहीं बता पाया और आपको उसकी वजह से नुकसान हो गया, पेपर में क्वेश्चन आ गया और आप नहीं कर पाए। तो क्या मुझे लाइबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या मैं कह के कर सकता हूँ कि मुझे नहीं पता था? तुम टीचिंग कर रहे हो, ये कोई आर्ग्यूमेंट हुआ मुझे नहीं पता था? पता होना चाहिए था। गलती ये है, ये तो बहुत बड़ी गलती है। आप ये कह के क्या कर सकते हो मुझे पता ही नहीं था? पता होना चाहिए था। तो अगर आप किसी से कंसिडरेशन दे रहे हैं तो ये कह के नहीं कर सकते अननोन डिफेक्ट के लिए कि मुझे पता नहीं। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी क्या है तो वेलर इन चलिए इसे लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। यहाँ से इसे पढ़ लेते हैं। द बेलर इज नॉट लाइबल, किसमें? ग्रीसेस में। नॉट लाइबल टू द बेली फॉर द लॉस ड्यू टू डिफेक्ट इन द गुड इफ ही डज नॉट नो दोज डिफेक्ट। और नॉन ग्रीसेस में द बेलर इज लाइबल टू द बेली फॉर द लॉस ड्यू टू द डिफेक्ट इन गुड वेदर ही नोज दोज डिफेक्ट और नॉट। लॉजिक मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। क्लियर हो गया बात? बेलर ड्यूटी टू बी एन एक्सपेंस। देखिए एक्सपेंसेस एक नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है? तो ये देखना पड़ेगा कि ऑल एक्सपेंसेस के लिए आप लायबल हैं, क्रिएटर में, नॉन क्रिएटर में, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए लायबल। और ये थोड़ा सा आपको सिचुएशन भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेस पेमेंट में दो चीजें आती हैं, या तो फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर होगा या फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली होगा। ये भी समझना पड़ेगा कि किस एंगल के लिए बात कर रहा है, तभी आप रट लें। क्योंकि ड्यूटी टू बियर एक्सपेंसेस क्रिएटर में क्या लिखा हुआ है? द बेलर मस्ट रीपे टू द बेली ऑल द नेसेसरी, ऑल लिखा हुआ ना, ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस व्हिच द बेली हैज ऑलरेडी इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। और जो नॉन क्रिएटर है, जहाँ पे आपने पैसे लिए हैं, the bailiff must repay to the bailiff only the extraordinary expenses the bailiff already incurred for the purpose of the extraordinary, यानी कि जो नॉर्मल खर्चे हैं। और नेचुरली ऑर्डिनरी इसका मतलब सारे खर्चे, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी आ जाए। तो समझना पड़ेगा, पहले नॉन क्रिएटिव को समझ लेते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फॉर एग्जाम्पल आप एक बंदे की गाड़ी किराए पर लेके यानी कि हायर चार्जेस नहीं, नाम ही लिख लेते हैं। कभी आप ये ने अपनी जो कार है, ठीक है ना, यानी कार ऑन हायर, तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट बिटवीन ए एंड बी कंसिडरेशन ले सकते हैं। अब बी जो पेट्रोल का खर्चा कौन दिया, इसके अलावा 75 रुपये गाड़ी में कौन दिया जाएगा? गाड़ी का इंजन टॉप हो गया, कौन दिया करेगा? उस समय की बात नहीं कर रहा, बाद में देखना हुआ कर सकता है। अल्टीमेटली लाइव कौन है? किसके लिए? पेट्रोल के लिए शुरुआत से बात करता हूँ, पेट्रोल के लिए मतलब बी ही देगा, और बी रिकवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अरे तो नेसेसरी खर्चे हैं आपके, मतलब तो आप ये करोगे, छोटा मोटा पंचर होगी, हवा डलवानी है, कौन दिया करेगा? लेकिन गाड़ी के इंजन में खराबी आ गई तो बी ज्यादा पेमेंट करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
नॉर्मली नहीं होता। अभी थोड़ी किसी का कुछ तुमने किराए पे ले लिया, तुम्हारे हाथ में है और अचानक उसी समय खराबी हुई तो तुम दिया करोगे, तो किस्मत वाली बात होगी। 1 लाख किलोमीटर चल चुकी मानो ऑलरेडी गाड़ी, कभी ना कभी तो इंजन बैठेगा ही, कभी ना कभी तो उसकी जो बेल्ट होती है वो टूटेगी। अब बेचारे आज ही तुम किराए पे लेके आए, तो आज ही वो दुर्घटना तुम्हारे साथ होगी, तुम थोड़ी सही कराते लोगे, बड़े खर्चे तुम थोड़ी करोगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जो ग्रेशियर जो नॉन ग्रेशियर बेलमेंट है वहां तो बेलर लाइबल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे, लेकिन नॉर्मल खर्चे तो आप ही दिया करोगे भाई, समझ आ रही बात। लेकिन अगर वो ग्रेशियर बेलमेंट है तो ग्रेशियर में भी ध्यान दीजिएगा, ये छुपी हुई बात है, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेल, क्योंकि बेली बेलर से रिकॉर्ड कर रहा है ना यहाँ पर, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ कोई बेलर होगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर होगा। अगर ग्रेशियर बेलमेंट है तो फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर है, तो वह बेलर की ड्यूटी है सारे के सारे नेसेसरी वो बेली को आ जाते वक्त आप अपना जो पेट एनिमल था डॉग था वो छोड़ के चले गए, ठीक है ना। आप बाहर जाते वक्त जो है अपना डॉग ले छोड़ के चले गए, ये किसका बेनिफिट है, बेलर का बेली का, बेलर का। आपके दोस्त ने आपके रिश्तेदार ने खाना पीना रोजाना खिलाता है, वो अलग बात है कि संबंध में वो आपसे कुछ ले ना ले, लेकिन अगर वो लेना चाहे तो लीगली आप जिम्मेदार हो गया नहीं होते, नेसेसरी एक्सपेंस है। कुत्ता बीमार हो गया आपके पीछे, डॉक्टर को दिखलाना पड़ गया, वो खर्चा कौन दिया करेगा। और वो वैसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो वैसे भी बीमारी का जो खर्चा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो तो अगर ग्रेशियर होता तो भी रिकवर हो जाता, ठीक है ना। लेकिन जो नेसेसरी एक्सपेंस है उसके खान पीन से, तो वो भी बेलर से रिकवर करेगा, लेकिन ये इम्प्लाइड चीजें फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर होगा। अगर फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली होता, भैया एक तो तुम उसे मेरा कुछ दे रहे हो, मेरा घोड़ा कुत्ते के लिए घोड़ा लेते हैं, ठीक है ना, हॉर्स दे रहे हो, उसे राइडिंग सीखनी है आपके दोस्त को, और आप उसको कुछ चार्ज नहीं कर रहे, होती है लेनी पड़ेगी, उसको खाने पीने का भी आप वापस करोगे, जो उसने 10 दिन खिलाया ना करना चाहिए। ये है फॉर द बेनिफिट ऑफ, यानी कि जो हमने यहाँ लिखा हुआ ना, बेलर ड्यूटी टू बियर एक्सपेंसेस, ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस, ये बेलमेंट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिएगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ, क्योंकि एज इट इज आप लैंग्वेज को रख के काम नहीं चला सकते, फॉर द बेनिफिट ऑफ, वो ये बात लिखी हुई है, मैंने हेडिंग के साथ लिखी, गलत लिख दिया क्योंकि हेडिंग तो दोनों के लिए है ना, तो ये यहाँ नहीं चाहिए था ग्रेशियर बेलमेंट। तो आप लोग गलती मत कीजिएगा, मैंने हेडिंग के नीचे लिख दिया ये क्योंकि मुझे वहां पे स्पेस दिख रहा था, लेकिन आप लोग लिखिएगा ग्रेशियर बेलमेंट के साथ। क्लियर हो गया बेटा, ऑल क्लियर, सभी बच्चों को जल्दी से बता दीजिएगा। वो मिलेगा अगर बेली के लिए बेनिफिट के लिए होगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस तो मिलेगा, लेकिन बेलर के बेनिफिट के लिए होगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ ऑल खर्चे मिलेगा। लेकिन आप अगर ग्रेशियर नॉन ग्रेशियर है तो ऑल खर्चे क्लेम नहीं कर सकते ना, उसमें केवल आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को ही क्लेम कर सकते। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, क्या बेलमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है बिफोर द टाइम, यानी कि अगर आपने बेलमेंट किया है स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफाइड टाइम से 10 डेज के लिए, से 15 डेज के लिए, तो क्या बेलर अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी वापस मंगा सकता है सामान। तो समझिएगा, अगर ग्रेशियर बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, ठीक है ना, इसमें तो चाहे बेलर भी है कोई दिक्कत ही नहीं, तो बेलमेंट कैन बी रिवोक्ड at any time before the completion of period। अगर नॉन ग्रेशियर बेलमेंट है तो बेलर हैज नो राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट और बिफोर द एक्सपायरी। क्लियर होगी बात। जो नॉन ग्रेशियर बेलमेंट है उसमें टर्मिनेशन नहीं पॉसिबल है, वो एक अलग बात है, मियां बीबी जाती तो क्या करेगा काश, ये हमेशा ध्यान रखिएगा।
अगर बेलर तोड़ना चाह रहा है नॉन ग्रेसियस बेलमेंट में भी, तो बेली को कोई आपत्ति नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर बेलर एक तरफा तोड़ना चाह रहा है और बेलर कहे कि मैं तोड़ने नहीं दूंगा, तो बेलर के पास कोई राइट नहीं बैठता कि वो तोड़ पाए, अब अपने गुट को वापस लेगा। और अगर ग्रेसियस बेलमेंट है तो वहां पर पॉसिबल है बिफोर द टाइम। मैंने आपको 10 दिन के लिए कार बुक कराया था, किराए पर नहीं कोई ऐसी, तो ग्रेसियस बेलमेंट हो गया। मैं 6 दिन बाद वापस लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन इसमें भी एक ड्यूटी आएगी भी बेलर की, तो बाद में पता लगेगा, ठीक है ना। लेकिन तोड़ सकते हो आप। इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ बेल और बेली, तो क्योंकि जो ग्रेसियस बेलमेंट है वो टर्मिनेट हो जाता है डेथ ऑफ द बेल और बेली से, और जो नॉन ग्रेसियस है वो टर्मिनेट नहीं होता। एक आप बिजनेस कर रहे हैं भाई, जब आप बिजनेस करते हैं तो कोई इमोशंस की जगह नहीं है, ये डेथ हो गई, कंप्लीट होने दीजिए समय को, लीगल एयर को वापस बाद में मिलेगा, वो कंप्लीट होने दीजिए पहले। क्लियर होगी बात बेटा। नेक्स्ट है बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। ये गलत जगह आ गया है, वैसे तो काइंड ऑफ बेलमेंट जब हमने पढ़े थे ना ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड, उसी के साथ आना चाहिए था, उसके बाद वो डिफरेंस शुरू होने चाहिए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट तीनों बताई चुका हूं मैं। अगर बेलमेंट एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर होगा, या बेलमेंट एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली होगा, या म्यूचुअल बेनिफिट होगा। अगर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर या बेली होता है तो इसे हम क्या कह देते हैं, इन दोनों को इसे कह देते हैं ग्रेसियस बेलमेंट, और जो दोनों बेनिफिट के लिए होता है वो नॉन ग्रेसियस बेलमेंट। तो कुछ इसमें ज्यादा समझने की चीज ही नहीं है। जो दोनों के बेनिफिट के लिए होता है वो नॉन ग्रेसियस बेलमेंट हो जाता है, और जो किसी एक के बेनिफिट के लिए होता है, चाहे वो बेलर के बेनिफिट के लिए हो चाहे वो बेली के बेनिफिट के लिए हो, तो दैट विल बी ग्रेसियस बेलमेंट। क्लियर बेटा। अब आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बातें होंगी, ड्यूटीज ऑफ द बेलर, ड्यूटीज ऑफ द बेली, राइट ऑफ द बेलर, राइट ऑफ द बेली, तो ये नेक्स्ट क्लास में बात होंगी। बड़ा सिंपल है, आपने देखा, जो भी टाइम ज्यादा लगना है, अगर आपने शुरुआत में टाइम ज्यादा लगा लिया तो आपको बाद में बड़ा इजी हो जाएगा, और किसी भी तरह के क्वेश्चन का आप जो आंसर है आराम से लिख पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।